हे गाइस, वेलकम टू कोड कैंपस सर्किट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए की सीरीज़ इन सी प्लस प्लस और यहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे। ये पूरी सीरीज़ जो है ये मेनली इंटरव्यू के पर्पज़ से होगी कि अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उसके लिए होगी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैक्सिमम होगी। वी विल ट्राई कि हम पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट हम जितनी डेप्थ में बता सकते हैं उतना कराए। और हर वीडियो के बाद आपको होमवर्क मिलेगा और उस होमवर्क का जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना इज़ द ओनली की फॉर यू टू बी एबल टू डू डीएसए। तो दैट्स व्हाट आई वुड से कि आप कंसिस्टेंट रहो थ्रू आउट और आप कर पाओगे फिर डीएसए। ठीक है, बिफोर हम डीएसए को स्टार्ट करें, अगर किसी को बाय चांस नहीं पता है डीएसए तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि डीएसए क्या होता है। अगर आपको पता है दैट्स वेल एंड गुड, आप स्किप कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो फिर मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी, वो सुन लो एंड देन यू आर गुड टू गो। तो जो डीएसए होता है वो बेसिकली दो अलग अलग टर्म से मिलके बना है। पहले होता है डाटा स्ट्रक्चर्स और दूसरा है एल्गोरिदम। ठीक है, अब डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर्स इज़ अ वे जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करते हो। अब इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके कॉलेज की और स्कूल की टीचर्स जो रही हैं वो कभी, उनको अगर आपकी मार्क्स को या आपकी अटेंडेंस को उनको स्टोर करके रखना है क्लास वाइज, वो स्टोर करती हैं। तो वो कैसे यूज़ करती हैं? वो एक्सेल का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो उन्होंने मार्क्स के लिए या अटेंडेंस के लिए उन्होंने एक्सेल यूज़ किया, है ना। ठीक है, वहीं पर अगर अगर उन्हें रिपोर्ट बनानी होती है उसमें वो क्या यूज़ करती है? उसमें वो डॉक्स यूज़ करती है विच इज़ वर्ड। ठीक है, और अगर उन्हें वो बनाना होता है, प्रेजेंटेशन बनानी होती है, तो वो पावर पॉइंट का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो जैसे अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए उन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया। वैसे ही जब हमें डाटा को स्टोर करना है तो हमारे पास अलग अलग तरीके के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा डाटा कैसा है और उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे कन्वीनियंट होगा उसको रिट्रीव करना, कितना ज़्यादा डाटा है, उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारे पास होता है एरेज। ठीक है, यहाँ पे एरे, फिर लिंक लिस्ट, ट्रीज, स्टैक, क्यू, ठीक है, ग्राफ, स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे लिए क्या ज़्यादा कन्वीनियंट है, हम वो डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एल्गोरिदम की। अब ये क्या होता है? एल्गोरिदम जैसे नाम सजेस्ट करता है, एल्गोरिदम की स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी डाटा को स्टोर करा रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, वो आपका एल्गोरिदम हो गया। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं चाय बना रही हूँ तो फिर पहले मैं भगोना लेती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, फिर उसको बॉईल करती हूँ, फिर चाय पत्ती डालती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पूरा एक प्रोसेस है। इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस में लिख दूँ, वो मेरा एल्गोरिदम हो गया। तो एल्गोरिदम कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, इतना छोटा सा डाटा स्ट्रक्चर्स का एक डिस्क्रिप्शन था जो मुझे देना था, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था डीएसए तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। और दूसरी बात ये, डाटा स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कोर है। वो हर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको पता हो, लेकिन ये स्किल नहीं है। दिस इज़ लाइक मैथ्स। ठीक है, कि आपको मैथ्स आती है मतलब आपको कैलकुलेशंस आती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और बेटर होने के लिए मैथ्स में जैसे कैलकुलस सीखना पड़ता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब सीखना पड़ता है, और ये सब फिर आप यूज़ करते हो फिजिक्स में। वैसे ही ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हम अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स वैसे आप किसी में भी पढ़ सकते हो, सी में, सी प्लस प्लस में भी पढ़ सकते हो और जावा में भी पढ़ सकते हो। आइदर ऑफ देम आर गुड इनफ। ठीक है, मैंने पर्सनली सी प्लस प्लस में प्रेफर किया था क्योंकि मैंने जब फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीखी थी दैट वाज सी। और सी के बाद सी प्लस प्लस सीखना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने सी प्लस प्लस चूज़ किया। क्योंकि सी प्लस प्लस इज़ नथिंग बट एडवांस वर्जन ऑफ सी। मतलब उसमें लाइब्रेरीज और आ जाती हैं, आसानी हो जाती है इनफैक्ट। तो इसलिए मैंने सी प्लस प्लस चूज़ किया। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर हम सी प्लस प्लस में सीखेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। बिफोर मैं एक्सप्लेन करूँ फ्लो चार्ट क्या होता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे पहले आपका होता है ओवल, फिर आपका होता है पैरेललोग्राम, फिर आपका होता है रेक्टेंगल, ठीक है, उसके बाद होता है डायमंड। ये अच्छे से नहीं बना, डायमंड, ठीक है, और उसके साथ एरोज होते हैं। अब फ्लो चार्ट क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्लो चार्ट मतलब एक ऐसा चार्ट जो फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो प्रोग्राम होगा उसका फ्लो जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कोई नॉन कोडर है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होता है, तो उसको विजुअलाइज कराने के लिए कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, कौन से स्टेप पे कौन सा काम हो रहा है, उसके लिए हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये कॉम्पोनेंट्स जो मैंने बताया ये इनका क्या काम है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवल की, ये रिप्रेजेंट होता है स्टार्ट या एंड के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम किस लिए यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। फिर आता है रेक्टेंगल, ये यूज़ हम करते हैं कैलकुलेशंस के लिए और आपका प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं डिसीजन की, डायमंड की। डायमंड रिप्रेजेंट करते हैं हम, डायमंड को हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डिसीजंस जब हमें बनाने, जब भी इफ़ आ जाता है तब हम यूज़ करते हैं डायमंड को। और एरोज जो होते हैं वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम धीरे धीरे करेंगे, सब समझ में आएगा। पहले हम एक सिंपल से उससे स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से, दैट इज सम ऑफ टू गिवन नंबर्स। अब इसमें बेसिकली क्या है, हमें दो नंबर लेने हैं यूज़र से, उसको ऐड करना है और यूज़र को वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है इन सबको मैं साथ में लिख लेती हूँ साइड में। हाँ, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और ये छोटा सा करके यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, आप लोगों को याद रहे कि हाउ आर एक्चुअली थिंग्स हैपनिंग। अब हमें गिवन है दो नंबर्स, ठीक है। अब दो नंबर्स हमें यूज़र से लेने हैं। अब यूज़र कौन होता है एक बार उसकी बात कर लेते हैं। यूज़र होता है कोई भी वो इंसान जो हमारे प्रोग्राम को यूज़ करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आपके कैलकुलेटर की फिर से, ठीक है। कैलकुलेटर हमने जब लिया, तो जब आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हो तो उसमें एक ऑन बटन होता है। अगर वो ऑन बटन आप नहीं दबाओगे तो काम नहीं होता, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हो, बनाया किसने कैलकुलेटर, कैलकुलेटर किसी और ने बनाया है, तो यूज़ आप कर रहे हो, तो यूज़र आप हुए बेसिकली वो इंसान जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कैसे काम हो रहा है, उसको बस इस बात से मतलब है कि मैंने जो काम बोला है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यूज़र वो इंसान हुआ जिसने हमें वो दो नंबर्स दिए, ठीक है। अब कैलकुलेटर में जैसे हमें जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें हम एक ऑन बटन होता है, हम हमेशा उसको दबाते हैं ताकि हम यूज़ कर पाएँ। अगर आपने कभी कैलकुलेटर ध्यान से देखा हो, उसके बिना आप कैलकुलेटर को साइड स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं बात कर रही हूँ तो जो कैलकुलेटर हमें अलाउड होता है हमारे कॉलेज एग्जाम में यूज़ करना, वो वाला नहीं जो हमारे फ़ोन में होता है, ठीक है। तो उसमें आप उसको ऑन करते हो। वैसे ही जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम पहले स्टार्ट का सिंबल बनाते हैं विच इज़ ओवल, और उसमें हम लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हम एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सम ऑफ गिवन टू नंबर्स। अब नेचुरली हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, अब हमें दो गिवन नंबर्स जो है उनका सम करना है। अब जो गिवन नंबर्स हैं वो हमें लेने हैं हमारे यूज़र से। अब इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते थे आपका ये पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे हम बनाएंगे पैरेललोग्राम, ये बन गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे रीड ए कॉमा बी। अब क्योंकि जो दो नंबर हमें गिवन है यूजर से वो कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 15, 18, 25, 65 कुछ भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हम वेरिएबल्स लेते हैं ताकि हमारे को आसानी हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए अगेन हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल। तो ये हमने बनाया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये काम हो गया। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू वापस देनी है हमारे यूज़र को। तो उसके लिए हम आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं वापस से हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम इसमें हम लिख देंगे प्रिंट। प्रिंट मतलब जैसे नॉर्मली कैलकुलेटर पे जब आप कुछ डालते हो तो उसमें वो वैल्यू इक्वल टू जब आते हो
तो वैल्यू रिटर्न आ जाती है ना कि ये आ गई वैल्यू, तो वही प्रिंट का मतलब वही होता है, वैल्यू देना, उसमें लिखना, स्क्रीन के ऊपर वैल्यू लिखना। प्रिंट सम, अब जो भी वैल्यू है सम की उसको कर दो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें ख़त्म करना है प्रोग्राम को। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं वापस से ओवल, ओवल, और इसमें हम लिख देते हैं एंड। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें और कुछ है ही नहीं, यही होता है आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, अब एक बार सूडो कोड की तरफ देख लेते हैं और उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ करेंगे। इसका सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड होता है नॉर्मल स्टेप्स को लिखना, इंग्लिश में आप लिख दो उन स्टेप्स को, वो होता है सूडो कोड। ठीक है, मतलब सूडो मीन्स फॉल्स, कोड मीन्स नॉर्मल हमारा जो कोड हम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब लिखते हैं, तो फॉल्स कोड जिसमें हम सिंटैक्स का ध्यान नहीं रखते, बस सीक्वेंस हमें लिखनी होती है। ठीक है, तो उसमें हम नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले हम नंबर करोगे 1। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे रीड ए कॉमा बी। उसके बाद सेकेंड आप लिखोगे कैलकुलेट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड हमने किया प्रिंट, तो प्रिंट सम। ये हमारा हो गया सूडो कोड, इतना छोटा सा सूडो कोड होता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं एक और, जिसमें हमें करना है, लेट्स से एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल। अब आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग वीडियो को पॉज करो अभी और ये क्वेश्चन ट्राई करो, और अगर हो पाए वेल एंड गुड, नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, मैं भी बताऊंगी सोल्यूशन, बट एक बार पॉज करो और ट्राई करो। चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा ओवल, इसमें हम लिखेंगे स्टार्ट ऑब्वियसली, क्योंकि हम हमेशा प्रोग्राम को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एरिया ऑफ अ सर्कल लिखना है, तो नेचुरल सी बात है, हमें जो हमारा रेडियस होता है वो हम लेंगे यूजर से। ठीक है, इसमें आप लिखोगे रीड, मतलब जो भी वैल्यू दी है यूज़र ने उसको आप रीड करो और उसको आर में स्टोर कर दो। उसके बाद आप कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है एरिया। एरिया की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर, और जब ये हो गई वैल्यू, तो उसके बाद क्या करो, उसके बाद पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम में प्रिंट कर दो वैल्यू, प्रिंट एरिया। ठीक है, और उसके बाद कर दो एंड। ये छोटा सा प्रोग्राम था, आई होप सबको समझ में आ रहा हो। अब इसका एक बार सूडो कोड लिखने की देखते हैं। ठीक है, सूडो कोड स्टेप 1 रीड आर, स्टेप 2 कैलकुलेट एरिया, जिसमें आप लिखोगे एरिया का फिर आपको फॉर्मूला भी देना होता है, तो इसमें आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता ना फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला तो हमने बनाया है, हमें पता है फॉर्मूला, तो हमें देना होता है फॉर्मूला कंप्यूटर को। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप, उसमें आप लिखोगे प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया। ठीक है, और ख़त्म, बस ये है। अब एक और करके देखते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, इसमें हम डायमंड का यूज़ करेंगे। फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स एंड प्रिंट मैक्सिमम। ठीक है, हमें जो दो नंबर्स गिवन है उसमें से हमें ढूंढना है कौन सा मैक्सिमम है और उसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमें पता है हमने स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दो नंबर लेने हैं, तो हम किससे लेंगे, यूज़र से लेंगे। हमने यूज़र से लिए तो हमने लिखेंगे रीड ए कॉमा बी। फिर क्या करेंगे, फिर हमें प्रिंट करना है मैक्सिमम, मतलब हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो हम चेक करने के लिए इफ़ कंडीशन जब आती है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर ए बड़ा है बी से तो ए को प्रिंट कर दो, अगर बी बड़ा है ए से तो फिर बी को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन लगानी है, दैट इज़ क्या ए है वो बड़ा है बी से, ए ए ग्रेटर दैन बी। वो हमें कंडीशन जब लिखनी होती है, जहाँ पे भी चेक कर रहे हैं हम, जहाँ पे भी इफ़ आ रहा है या जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि क्या येस है या नो है, जहाँ पे ये दो कंडीशन आ रही है वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे।
है ना। ये लिखा हमने, इज ए ग्रेटर देन बी। अब इसकी दो सिचुएशंस हो सकती हैं और हमें जो प्रोग्राम लिखना है वो हमें दोनों के लिए लिखना है ना। तो हम पहले लिखते हैं येस के लिए, फिर हम लिखेंगे नो के लिए। अब येस के लिए लिखते हैं, तो क्या ए ग्रेटर है बी से? हाँ ग्रेटर है बी से। तो क्या करेंगे, ए को प्रिंट कर दो। क्या बी ग्रेटर है बी से? बी ग्रेटर है ए से। तो क्या करेंगे, तो आप बी को प्रिंट कर दो। एक बार देखेंगे कैसे प्रोग्राम वर्क कर रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर हम एंड कर देंगे, क्योंकि एंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका जैसे मम्मी का या पापा का फ़ोन है, उसमें अगर आपने बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स खोली हुई तो फ़ोन स्लो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो फ़ोन की मेमोरी होती है वो उन सबके आपके डाटा को स्टोर करने में यूज़ हो रही होती है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए कि आप जो आपका प्रोग्राम है उसको एंड करो, वरना वो बैकग्राउंड में रन करता रहेगा और आपके जो प्रोग्राम, आपका जो ये लैपटॉप है या जहाँ पे भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसका सारा का सारा जो रिसोर्सेज है, उसकी सारी की सारी मेमोरी जो है, उसका सारा का सारा टाइम जो है उसको लेता जाएगा। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है आपका लैपटॉप क्रैश हो जाए। अभी तो छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा मेमोरी नहीं लेगा ये, बट हो सकता है आप आगे जाके और कोडिंग करो, आप और बड़े बड़े प्रोग्राम लिखो, एक साथ 4 प्रोग्राम रन कर रहे हो, 20 प्रोग्राम रन कर रहे हो, आपने सबको एंड नहीं करा, तो वो सारे रिसोर्स खाते रहेंगे, इवेंचुअली आपका लैपटॉप क्रैश हो जाएगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोग्राम को एंड करो, ठीक है। इनफैक्ट हम जब कोड लिखेंगे तो उसमें भी एक लाइन होती है जिससे हमारा प्रोग्राम जो होता है उसका जो रिसोर्स हमने, जो रिसोर्स प्रोग्राम ने लिए होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी से या कंप्यूटर से, वो हम वापस कंप्यूटर को दे देते हैं। उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, वो नॉर्मल एक लाइन होती है हमारे प्रोग्राम में, मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है। अब इसका सूडो कोड लिख के देखते हैं, ठीक है। सूडो कोड लिखते हैं, तो स्टेप 1 रीड ए कॉमा बी। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आपका, स्टेप 2 है आपका चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे आएगा इफ यस तो प्रिंट ए, एल्स मतलब अगर यस है तो प्रिंट ए, ठीक है। अगर नहीं है ए ग्रेटर देन बी तो प्रिंट कर दो बी को। और उसके बाद खत्म, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में आप एंड भी लिख सकते हो, बट ऑनेस्टली नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। बट एक बार अपनी टीचर से पूछ लेना कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आईडी देखा जाए तो सूडो कोड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि सूडो कोड है यार ये, इसलिए, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं। तो हम वैल्यू डालते हैं, ए में एक बार 5, बी में 6। अब देखो एक कंडीशन के लिए एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे ये प्रोग्राम जो होगा ये कुछ करेगा ही नहीं, ना ए को प्रिंट करेगा ना बी को प्रिंट करेगा। वो देखते हैं क्या कंडीशन होगी। पहले एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखते हैं क्या ए ग्रेटर देन बी है, इज ए ग्रेटर देन बी। तो मतलब क्या 5 जो है वो ग्रेटर होता है 6 से? नहीं, 5 तो ग्रेटर नहीं होता 6 से। तो यहाँ पे नो वाली कंडीशन हो जाएगी, नो की तरफ एरो चला जाएगा और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी विच इज 6, और 6 बड़ा है तो सही हो गया। उसमें फाइनली यहाँ पे आ जाएगा तो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार ए और बी की वैल्यू को स्विच करके देखते हैं। ए और बी की वैल्यू को स्विच करके देखते हैं। इसमें हम लिखते हैं लेट्स से 6 और बी को हम कर देते हैं 5। तो अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या 6 ग्रेटर देन 5 है? यस, दैट इज़ ट्रू। तो यस हो गया, फिर वो यहाँ चला जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा वापस। 6 और 5 में से 6 पड़ा है तो सही प्रिंट हुई चीज़। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा, एंड हो जाएगा। अब एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें यहाँ पर भी 6 हो और यहाँ पर भी 6 हो। तो अब देखो क्या होगा। यहाँ पे क्या 6 ग्रेटर देन 6 है? नहीं, 6 ग्रेटर नहीं होता, 6 के बराबर होता है, ग्रेटर थोड़ी ना होता है 6 से। तो 6 इज नॉट ग्रेटर देन 6, तो नो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा और बी प्रिंट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगी बात। तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन के लिए भी हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब अगर बाई चांस कभी
ए और बी दोनों बराबर हैं तो फिर बी कंडीशन भी वर्क करेगी। मुझे लग रहा था कि नहीं करेगी, बट करेगी, तो इसलिए हमें हमेशा प्रोग्राम को रन करके देखना होता है और चेक करना होता है कि क्या वो कंडीशन के लिए चेक रन करेगा कि वो नहीं करेगा। ठीक है। अब एक और प्रोग्राम हम सूडो कोड हम लिख के देखते हैं, सूडो कोड और फ्लो चार्ट लिख के देखते हैं। अब हम करते हैं एक फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है हमें सेल्सियस में। तो कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कर लो, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, आइदर ऑफ देम आर सेम। तो सबसे पहले आप करोगे स्टार्ट। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर आप फ़ारेनहाइट वाली जो वैल्यू गिवन होगी वो लेना है। तो रीड टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करोगे उसके बाद आप ये पता है किसी को फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू सी इंटू 9/5 प्लस 32। अभी F जो है ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है, C जो है टेम्परेचर इन सेल्सियस है। ठीक है। अब आपका ये जो फॉर्मूला गिवन है ये आपके फ़ारेनहाइट की फॉर्म में गिवन है, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल सकती है इससे। तो हम इसको थोड़ा सी की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब सेल्सियस की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं बताऊंगी आगे क्यों लिख रहे हैं, अभी हम अभी बस ऐसे ही लिखो। तो यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू सेल्सियस, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे सेल्सियस की वैल्यू। कैसे करेंगे कैलकुलेट, जो हमें गिवन टेम्परेचर है विच इज़ टी, हमने उसकी वैल्यू टी ली है, उसको माइनस करो 32 से, उसको फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो 5 से और डिवाइड करो 9 से, और उसके बाद जो भी वैल्यू आई सी में उसको आप कर दो प्रिंट। जो भी वैल्यू आई उसको आप कर दो प्रिंट। अभी थोड़ा अजीब सा बना है पैरेललोग्राम, बट कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, गलत मत बनाना पेपर में। प्रिंट सी, और उसके बाद आप कर दो एंड। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब इसका सूडो कोड जो है वो खुद लिखो, मैं नहीं बता रही, बहुत आसान सूडो कोड है, मैं बता देती हूँ, लिख नहीं रही मैं सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रीड टी। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका होगा कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो सेकंड होगा कैलकुलेट सी इज इक्वल्स टू टी, सी इज इक्वल्स टू टी -32। अभी क्या हो रहा है, टी -32 5 × 9, और उसके बाद फिर सी की वैल्यू आ गई तो फिर उसको प्रिंट कर दो, तो प्रिंट सी, खत्म। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया चीज़ हम सीखने वाले हैं विच इज़ समथिंग आई पर्सनली लाइक अ लॉट। ठीक है, एंड दैट इज लूप्स। हम लूप्स के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे सीखेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स होते क्या है बेसिकली, वैसे लूप्स होते हैं कि जब हम कोई एक काम को हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार एक फ्लो चार्ट बना के देखते हैं, उससे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रिंट करना है 1 से लेकर 20 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, एक क्या तरीका है, एक तरीका है कि हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम ऐसे बॉक्स लेंगे। अब बॉक्स क्यों लेंगे ये बताती हूँ मैं। फिर हम लेंगे ए इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे हमने बॉक्स क्यों लिया, वैसे तो हम पैरेलली जब हम कोई वैल्यू यूजर से ले रहे थे तो हम उसमें पैरेललोग्राम बनाते थे, बट यहाँ पे हमने बॉक्स लिया क्यों, क्योंकि जब आप कोई वैल्यू दे रहे हो, स्टोर करा रहे हो अपने आप, मतलब जो प्रोग्रामर है वो कोई वैल्यू स्टोर करा रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक प्रोसेस है, इसकी वजह से उसको हम रेक्टेंगल में स्टोर करेंगे। ठीक है, याद रखना, ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। अगर कोई वैल्यू आप खुद स्टोर करा रहे हो तो जब आप उसको स्टोर कराओगे तो उसको आप रेक्टेंगल में लिखोगे। ठीक है। ठीक है, हमने ये करा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रिंट ए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे
सॉरी, a+1, और a+1 की जो भी वैल्यू होगी उसको a में स्टोर करा दो। फिर क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर वापस से हम क्या करेंगे, प्रिंट ए, और ऐसे ऐसे करके करते रहेंगे। अब देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो पहले 1 हुआ तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो गया। फिर a इज इक्वल्स टू a+1 हुआ, तो मतलब a के अंदर जो a की प्रीवियस वैल्यू थी विच वॉज 1, उसके अंदर +1 कर दो। तो इसके अंदर a के अंदर आ गया 2। तो जब a के अंदर 2 आ गया तो यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ प्रिंट हो गई 2। और फिर मैंने आगे डैश डैश लगाया, तो वो तब तक करेंगे जब तक 20 नहीं हो जाता, ठीक है। इसका मतलब हमें इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, मतलब कंप्यूटर से काम कराना सीख रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर से जब काम करा रहे हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम हमें खुद लिखना पड़ रहा है अपने हाथों से, तो फिर फ़ायदा क्या है। हमें तो आसान तरीके से करना चाहिए ना, ऐसे करना चाहिए कि हमें सिर्फ एक बार लिखना पड़े, बाकी काम कंप्यूटर हमें देख के कर ले। अब वो कैसे करेंगे, उसका सिंपल तरीका है। हम अगेन पहले तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डायमंड बनाएंगे। अब डायमंड क्यों बना रहे हैं मैं बताती हूँ। देखो, हमें लिखा है 1 से लेके 20 तक, मतलब a की वैल्यू जब तक 1 से लेके इक्वल टू 20 तक नहीं हो जाती, ठीक है। अब मैं क्यों लिख रही हूँ ये बताते हैं। फिर इसमें जाएगा येस, ठीक है, इसमें जाएगा नो। तो जब येस हुआ तो इसमें आप कर दोगे प्रिंट, इसमें आप कर दोगे प्रिंट। फिर क्या करोगे, फिर इंक्रीमेंट कर दो वैल्यू। तो a इज इक्वल्स टू a+1, और फिर वापस यहाँ लेके जाओ और ये काम करते जाओ, और जैसे ही नो हो यहाँ पे उसको एंड करा दो। अब देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। हमने a में 1 डाला, ठीक है, फिर वो यहाँ पे आया, फिर उसने चेक किया क्या a ग्रेटर दैन लेस दैन 20 है। तो नहीं, a तो लेस दैन 20 नहीं है, गलत लिखा है मैंने। यहाँ पे होगा, जोश जोश में आगे गलत लिख दिया। यहाँ पे होगा नो, यहाँ पे होगा यस, ठीक है। तो क्या 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 है, नहीं, 1 तो छोटा है 20 से, तो उसने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो प्रिंट हो गई वो हो गई 1, ठीक है। फिर उसने 1 में इंक्रीमेंट कर दिया, तो a के अंदर स्टोर हो गया अब 2, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे अब स्टोर हो गई वैल्यू 2। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखते, रुको, मैं यहाँ पे लिखी हूँ a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू में आ गया 2, a की वैल्यू में आ गया 2। फिर उसने क्या किया, क्या चेक, उसने फिर चेक किया कि क्या a जो है विच इज़ इक्वल टू 2, तो क्या 2 जो होता है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। तो उसने कहा नहीं भाई, ये तो नहीं होता। तो वापस से उसने प्रिंट किया, फिर उसने यहाँ पे डाल दी वैल्यू 2, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसने वापस किया a इज इक्वल्स टू a+1, तो उसकी वजह से यहाँ पे 2+1 हो गया, तो वो कट के आ गया 3, ठीक है। a की वैल्यू अब हो गई 3। फिर वो वापस चेक हुआ, तो क्या 3 ग्रेटर दैन 20 है, नहीं, 3 तो नहीं होता ग्रेटर दैन 20, 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 नहीं होता। तो उसने वापस से प्रिंट किया 3 को, तो उसने वापस से प्रिंट किया 3 को, सॉरी। फिर फिर वो यहाँ पे आया, तो उसने वापस से उसमें इंक्रीमेंट किया, तो अब यहाँ पे 3 कट के एक उसमें बढ़ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसने वापस से चेक किया, सॉरी 1 नहीं 4 आ जाएगा। फिर उसने वापस से यहाँ चेक किया क्या 4 ग्रेटर दैन 20 होता है, नहीं, 4 तो ग्रेटर दैन 20 नहीं होता है। तो आप यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे चलता जाएगा। फिर उसके बाद फिर वापस से यहाँ पे 5 हो जाएगा प्रिंट, मतलब ए में बढ़ गया तो 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और फिर वो चेक करेगा कि क्या 5 ग्रेटर दैन 20 है, नहीं, 5 ग्रेटर दैन 20 नहीं है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 5। और ऐसे चलता जाएगा। फिर फाइनली जब 19 प्रिंट हो जाएगा ना, 19 प्रिंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होगा, अब 19 प्रिंट हो गया, अब 19 में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या
की वैल्यू में आ जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पे 19 प्रिंट हो गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो हो गई थी वो 19 हो गई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 20। फिर वो चेक करेगा कि क्या जो 20 है दैट इज ग्रेटर दैन 20। 20 ग्रेटर दैन 20 तो नहीं होता, 20 इक्वल टू 20 होता है ना। 20 इक्वल टू 20 होता है, ग्रेटर दैन नहीं होता। तो फिर अगेन नो हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा 20। फिर वापस से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी 21 ए की वैल्यू। फिर वो चेक करेगा क्या 21 इज ग्रेटर दैन 20, हाँ, तो वो एंड हो जाएगा। अब इसको करने का एक और छोटा तरीका था, मतलब एक और तरीका था, सिंपल तरीका था। ये भी सिंपल है, मतलब सेम ही है तरीके में, से फ़र्क नहीं है कुछ, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा सारा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम फिर से डायमंड बनाएंगे। अब ए ग्रेटर दैन 20 लिखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं नो, यहाँ लिखते हैं यस। पहले अगर किसी को याद है, अगर जब नो था तो हम प्रिंट करा रहे थे। यहाँ पे हम एक सिर्फ कंडीशन चेक करके ऐसे कर दें, अगर जब तक 20 ग्रेटर दैन इक्वल टू स्मॉलर दैन ए जो है, जब तक स्मॉलर दैन इक्वल टू 20 रहेगा तब तक आप ए की वैल्यू को प्रिंट करते जाओ, तब तक आप ए की वैल्यू को प्रिंट करते जाओ। तो प्रिंट ए, उसके बाद फिर करो ए को इंक्रीमेंट, तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, और उसके बाद उसको यहाँ पे भेज दो। ठीक है, ये हो गया। और अगर जैसे ही ए जो है वो छोटा नहीं रहा 20 से, छोटा या उसके बराबर नहीं रहा, उस टाइम पे आप कर दो एंड। तो आप ऐसे भी कर सकते थे और वैसे भी कर सकते थे, दोनों ही सही है, गलत नहीं है। अगर कभी लग रहा है कि प्रोग्राम मेरा सही है कि नहीं सही, तो एक बार उसको आप रन करके देख लो। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले ए लिखा हमने, फिर ए को हमने चेक किया कि क्या जो ए की वैल्यू थी वो लेस देन 20 है, हाँ लेस देन 20 है। फिर हम यहाँ पे गए, फिर हमने ए की वैल्यू को प्रिंट किया। फिर हमने यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, एक वैल्यू से बढ़ाना, एक या जितनी भी वैल्यू से बढ़ाना। तो जब हम जनरली इंक्रीमेंट बोलते हैं तो एक वैल्यू से बढ़ाना होता है। तो हमने यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट किया। उसके बाद फिर वापस हमने कंडीशन चेक करी, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो फिर हम यहाँ पे आ गए। फिर हम यहाँ पे आए, हमने वापस उसको इंक्रीमेंट किया, फिर वापस कंडीशन चेक करी, फिर यहाँ पे आ गए, फिर प्रिंट करी वैल्यू, फिर वापस से इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन चेक करी। अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। देखो, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। यहाँ पे हमने लिखा स्टार्ट, फिर हमने लिखा ए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ही पहले प्रिंट क्यों नहीं किया। ठीक है, फिर हमने कंडीशन लगाई, फिर हमने ये वाला जो ऐसा था ये एज इट इज कॉपी कर दिया। ये वाला जो पार्ट है, कंट्रोल सी, इसको हमें एज इट इज कॉपी कर देना, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया हमने। अब देखो ऐसा क्यों नहीं किया हमने। अब देखो हमने ऐसा क्यों नहीं किया। यहाँ पे हमने पहले प्रिंट कर देते पहली वैल्यू को, उसके बाद फिर आगे हम कंडीशन चेक करते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया हमने। ऐसा इसलिए नहीं किया कि अगर बाय चांस यहाँ पे 1 की जगह 100 होता, तो फिर वो पहले एक बार 100 को प्रिंट कर देता, फिर वो कंडीशन चेक करता, फिर वो नो पे जाता। तो उसका मतलब पहले 100 प्रिंट हो जाता, पर हम तो नहीं चाहते ना 100 प्रिंट हो। हम तो चाहते नहीं, अगर हो सकता है ना। देखो आप कहोगे कि ये तो प्रोग्रामर ने डाली वैल्यू, गलत कैसे हो सकती है। तो यार बात सिंपल है, प्रोग्रामर भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है ना। तो हो सकता है गलती हो गई हो, इसलिए हम हमेशा कंडीशन पहले डालते हैं। तो लूप को बेसिकली रन करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल होता है ऐसे। सबसे पहले आप करोगे इनिशियलाइज, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे कंडीशन। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे काम, जो भी कंडीशन है उसके बाद फिर आप करोगे काम, वर्क।
जो भी वर्क आपका है, उसके बाद आप करोगे इंक्रीमेंट, है ना। उसके बाद वापस से आप कंडीशन चेक करोगे और उसके बाद ये लूप चलता जाएगा। अब देखो ये एक लूप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लूप। लूप हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी रिपीटेटिव वर्क हो रहा है। लेकिन देखो इसमें बार बार काम हो रहा है, तो इसका मतलब एक काम बार बार हो रहा है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, क्योंकि बार बार काम हो रहा है तो इसमें क्या बोलते हैं, हमारा सीपीयू की जो मेमोरी वगैरह है, सीपीयू के जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से बहुत बार हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फार्मूला से कर लें, तो आप फार्मूला यूज़ करना। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में फ़ायदा ये होता है कि बार बार काम नहीं करना पड़ता, तो जल्दी काम होता है, फास्ट जो होता है चीज़ें हो जाती हैं। बाकी दोनों तरीके आने चाहिए, इंपॉर्टेंट दोनों है। ठीक है, अब एक और चेक करते हैं, और उसका हम चेक करते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं कि चेक इफ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, अगर ये किसी को नहीं पता बाय चांस, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे टू से डिविजिबल होते हैं। मतलब अगर मैं कोई भी इवन लेती हूँ नंबर, जैसे 10 लिया मैंने, इवन होता है वो, उसको अगर मैं टू से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर जीरो आएगा रिमाइंडर में। ठीक है, रिमाइंडर में आंसर जीरो आएगा। और हमारे पास ना इसमें प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या करता है, ये जब हम कोई इसको, जैसे यहाँ पे मॉडुलस के आगे मैंने एक नंबर लिख दिया 10, मॉडुलस के पीछे मैंने नंबर लिख दिया 2, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है ना, वो हमें वैल्यू देता है रिमाइंडर की। मतलब अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है आपका ज़ीरो। ठीक है, वहीं पे अगर हम 3 मॉड्यूलस 2 करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1। तो ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, अब एक बार ये क्वेश्चन जो है खुद ट्राई करके देखो, उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो, आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके ट्राई करना था। ठीक है, अब देखते हैं। चेक इफ अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट, ऑब्वियसली क्योंकि हमें प्रोग्राम को स्टार्ट करना है सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो भी हमारा गिवन है नंबर, उसको हम वो कहेंगे, लेंगे हमारे यूज़र से। तो रीड फॉर एग्जांपल एक्स मेरा गिवन नंबर है, तो मैंने एक्स ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है, तो हमने ऐसे बनाया। अब हमें चेक करना है, चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायमंड। तो डायमंड में चेक करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे इज एक्स मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो की आ रही है वैल्यू, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा गिवन वो है नंबर है, वो है इवन। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इवन। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम चेक करेंगे नो के लिए, क्योंकि हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो दोनों में चले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर बाय चांस ऐसा नहीं है, जो एक्स मॉड्यूलस 2 है, अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है इवन, या फिर एक्स मॉड्यूलस 2 जीरो की वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो ऑड है, क्योंकि नंबर या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट ऑड, और फाइनली क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड। और ये सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है, अब एक बार और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम क्वेश्चन करते हैं एक। अच्छा हाँ, मैंने ये नहीं बताया, अगर हमारे पास ऐसे हमने जो क्वेश्चन लिखा ये, तो ये वाला तो गलत था ना, तो इसमें क्रॉस मार देते हैं। तो ये गलत ये सही है ना। अब इसको अगर हमें फ्लो चार्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 1। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सेकेंड हो जाएगा हमारा वाइल। वाइल मतलब जब तक a इज लेस दैन इक्वल टू 20। जब तक a इज लेस दैन इक्वल टू 20 तब तक क्या करना है,
तब तक प्रिंट करो प्रिंट ए, और उसके बाद क्या करो, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन कर दो। फिर यहाँ पे ये काम हो गया, उसके बाद फिर थर्ड आपका हो जाएगा इसमें एंड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है, हमने सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो मैं सोच के आई थी वो सारे कर लिए हैं। एक आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ अब, ठीक है। होमवर्क, पहला होमवर्क थोड़ा सा देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा होमवर्क, थोड़ा सोच के करना हो जाएगा। इसका होमवर्क में हम, इसका आपको फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होमवर्क होगा, हाँ, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। अब इसको, इसके जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं, ठीक है, वो दोनों तरीके आपको करने हैं, दोनों तरीके से करना है इसको। फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड आपको करना है, हाँ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए गिवन नंबर, ठीक है। अभी ये थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है ये वाला ना हो, नहीं होता तो टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, डिस्कस हम करेंगे। और मैं ट्राई करूंगी कि थोड़े ऐसे एक आधा क्वेश्चन ऐसे मुश्किल दूँ ताकि आपको सोचना पड़े खुद क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। थर्ड है, कंपेयर थ्री नंबर्स एंड प्रिंट मैक्सिमम, ठीक है। और एक और करते हैं, फोर्थ, फोर्थ हम करते हैं, फोर्थ एक इजी सा कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज, हाँ, चेक इफ गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट, ठीक है। आपको ये करना है होमवर्क, चार होमवर्क करने हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग का था, ठीक है, और बहुत बेसिक चीज़ है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस। आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछना, ठीक है। कहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे से नहीं समझाया है, कहीं पे आपको समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे से समझाते तो बेटर होता, तो वो सब आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर ऐसा लग रहा है मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।